आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिस कोर्स का मेडिकल फील्ड में इतनी अहमियत है कि जब तक ये लोग रिपोर्ट बनाकर ना दे दे तब तक कोई भी डॉक्टर हो वो किसी भी बीमारी को स्पष्ट नहीं कर सकता है कि इस पेशेंट को यही बीमारी है। और यहाँ तक कि कोई भी मेडिसिन देने से पहले इन लोगों का बहुत अहम रोल होता है। यही लोग रिपोर्ट निकाल के देता है, फिर उसके बाद से आगे चल के ये निर्णय हो पाता है कि किस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, कौन सी बीमारी है, किस स्टेज की बीमारी है और उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, कौन सा दवा देना। मेरा नाम शिवाकांत यादव है। हाँ। मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर का छात्र हूँ। कौन सा कोर्स है आपका? मेरा कोर्स बीएमएलटी है, जिसका फुल फॉर्म बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है। आपका कौन सा कोर्स? मेरा कोर्स है डीएमएलटी और मेरा नाम विक्रांत है। मैं भी इंटीग्रल में ही पढ़ता हूँ और मैं यहाँ से डिप्लोमा कर रहा हूँ, मतलब डीएमएलटी जैसा कि आप सबने जाना तो डीएमएलटी का। अच्छा, ये बीएमएलटी और डीएमएलटी जैसा ऐसा लग रहा है, मतलब जांच से संबंधित ही ये दोनों कोर्स है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है आप जरा सा बताएंगे? बीएमएलटी जो होता है बैचलर होता है। हाँ। इसके नाम क्या है, बैचलर लगा जाता है। वो डीएमएलटी जो होता है डिप्लोमा होता है। बैचलर जो है 3.5 साल का होता है और डिप्लोमा जो है 2 साल का होता है। और जो बैचलर है इसमें 3 साल का हम लोग का कंटिन्यू क्लासें होती हैं, 6 महीने इसमें इंटर्नशिप होती है। और डिप्लोमा में होता है क्या कहते हैं कि सेम हम लोग का मतलब कोर्स सब कुछ सब्जेक्ट वगैरह सब सेम रहता है। सिर्फ डिफरेंस इसमें यही होता है बैचलर और डिप्लोमा का डिफरेंस, और इससे ज़्यादा कोई। अच्छा, ये डिप्लोमा और बैचलर होता है, तो जैसे आप लोग इसके बाद काम करेंगे, किसी लैब में जाएंगे, कोई रिपोर्ट बनाते, इस समय कुछ दिक्कत होगा क्या? नहीं, जैसे काम दोनों का सेम होगा? सेम काम रहेगा, दोनों में हमेशा सेम काम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस ये रहेगा कि इन्होंने बैचलर्स किया है तो ये आगे उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं उससे। हम उस डिप्लोमा के बाद कुछ कर नहीं सकते। डिप्लोमा के बाद इस फील्ड बैचलर करने का इरादा हो तो डिप्लोमा के बाद? हाँ, डिप्लोमा के बाद अगर आपको बैचलर्स करना हो तो आप लैटरल एंट्री ले सकते हैं, तो वो आपको सेकेंड ईयर में एंट्री मिलेगी डायरेक्ट। मतलब अगर आपको बैचलर्स करना है तो उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं। पर अगर आपने केवल डीएमएलटी किया तो उसके आगे वैसा कोई कोर्स नहीं है जो आप कर सकें इस फील्ड में रिलेटेड। अच्छा, ये आप डीएमएलटी कर रहे हैं तो इसका फी स्ट्रक्चर क्या होता होगा, कितना खर्च आता होगा इसमें? इसमें वैसे तो इस टाइम अभी जो हाल ही में जुड़ा है वो 75,000 पर ईयर। और बाकी अगर आपका यहाँ से मतलब नहीं हो पाता है तो अदर कॉलेजेस के कुछ ज़्यादा भी हैं, जैसे एरा का बहुत ज़्यादा है, इंटीग्रल का तभी ठीक है 75,000 है। 75,000। हाँ, यहाँ पे आपके बीएमएलटी है, ये इसका क्या फी स्ट्रक्चर है? बीएमएलटी पहले बीएमएलटी था, अकॉर्डिंग अब क्या कहते हैं बीएमएलएस हो गया है। अच्छा। बीएमएलटी जो पहले 3.5 ईयर का होता था, अब बीएमएलएस जो है 4 ईयर का हो गया है। अच्छा। ठीक है, उसमें बीएमएलटी में पहले क्या कहते हैं 6 महीने इंटर्नशिप होती है। अब क्या बीएमएलएस में अब 1 ईयर की इंटर्नशिप कर दिए हैं। और फिर फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या कहते हैं हम लोग कभी 80 समथिंग पहले पड़ता था, अब तो 90 हो गया है, 90,000 हो गया है, पर ईयर हो गया है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम ये खर्चा जानना चाहें बीएमएलटी का ओवरऑल पूरा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में अगर रह के आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, रहना खाना, ओवरऑल एक एस्टिमेट खर्चा क्या होगा पूरे 3 फीस का? आप जैसे देख लीजिए, जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए तो आपका 90,000 तो कंपलसरी लगना ही है। उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप भी आ जाती है, जैसे क्या कहते हैं कि आपका आने होती है मेरिट बेस पे स्कॉलरशिप यहाँ पर भी आती है। 90 के ऊपर है तो आप कॉलेज की तरफ से भी कुछ क्या कहते हैं स्कॉलरशिप मिलती है। फर्स्ट ईयर में तो आपको 90 जमा करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो ये 90 का 10 कम हो जाएगा, 80 देना पड़ेगा। और फिर फाइनल ईयर में भी 80 ही देना पड़ेगा। ये पढ़ाई के साथ साथ जैसे क्लास चलता होगा, क्लास के साथ साथ क्योंकि इस कोर्स में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसी में क्या मेडिकल के किसी भी कोर्सेज में, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो प्रैक्टिकल को लेकर कितना सीरियस है, कैसा कैसा व्यवस्था है इसके पास कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करना हो तो कितना उसमें समय दिया जाता है और कहाँ करवाया जाता है? प्रैक्टिकल मेनली लैब में ही होते हैं। अभी तो फिलहाल लेबोरेटरी बन गई हैं अलग से भी, तो कोई दिक्कत नहीं हो जाती है, मतलब टेस्ट वगैरह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये रहता है कि अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो मतलब फर्स्ट ईयर से ही आप लैब में जा सकते हैं और मतलब देख सकते हैं कि कैसे काम होता है कैसे नहीं होता, सीख सकते हैं। बट अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो बैचलर्स में आपको जब इंटर्नशिप मिलती है तभी आप लैब में एंट्री कर सकते हैं। उसके पहले मतलब मुश्किल रहता है, उसके पहले प्रैक्टिकल होते हैं, नॉर्मल आप लैब में रह सकते हैं, अपने जो लैब वैसे बने होते हैं कॉलेजेस में। आप हॉस्पिटल में जाके उसमें एंट्री नहीं मिलती। अच्छा, ये अपना जो हॉस्पिटल है इंटीग्रल का उसमें एंट्री नहीं मिलता है? नहीं, अभी नहीं। अगर आप थर्ड ईयर करने के बाद जाएंगे तो आपको एंट्री मिलेगी। इंटर्नशिप रहती है 6 महीने की, तो उसमें मिलती है। और हम लोग को डिप्लोमा वालों को क्या रहता है कि फर्स्ट ईयर से मतलब सेकंड मंथ से थर्ड मंथ से मिलने लगता है जाने के लिए।
लैब में। ये कोर्स आप लोगों ने अपने से चुना था या कहाँ से देखा था या परिवार वाले क्या कहे थे? इस कोर्स के बारे में कैसे आइडिया इस आया था? हम लोग ने क्या कहते हैं इस कोर्स का स्कोप देखते हुए हमने अपने घर वालों को बताया। कैसा स्कोप है आप दोनों बताएंगे? करने के बाद से क्या क्या स्कोप है फील्ड में, करने के जैसे यहाँ बाद फाइनल करने के बाद? करने के बाद में सबसे पहले स्कोप है, अगर आप अपना खुद का लैब डालना चाहते हैं, अगर कहीं आप जॉब करना चाहते हैं तो 15-20 हज़ार के लिए कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एनी लैब में कहीं भी आप जाके जॉब कर सकते हैं। अगर आपको रहा पर्सनल, आपको क्या कहते हैं कि खुद का लैब खोलना है, तो फिर 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद में आप क्या कहते हैं कि किसी MBBS MD डॉक्टर साहब का क्या कहते हैं सिग्नेचर लगता है उसपे, उनके पैड पे सिग्नेचर होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं वहाँ पे अपना लैब ओपन कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि अगर BMLT कर लिया जाके लैब ओपन कर सकते हैं, तो हम लोग बिना MBBS MD के कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत बड़ा मसला है ना कि जैसे अब ये बहुत एक यूनिक चीज़ ये बता रहे हैं कि जो भी रिपोर्ट तैयार ये लोग करता है, नीचे एक सिग्नेचर होता है और वो किसी डॉक्टर का होगा, तो उसके लिए तो कुछ सेटिंग करना पड़ता होगा, कुछ पैसा जाएगा नहीं, उनको भी? उसके लिए एमडी, जो एमडी को आप रखेंगे अपने यहाँ पे, जिसका साइन रहेगा, उसको आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, जो भी वो 30,000 50,000 जो भी लें, मतलब जो शेयर हो, जिस हिसाब का आपका लैब हो, जिस हिसाब से टेस्ट आते हो, आप उनको जिस हिसाब से सैलरी पे करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये है कि डिप्लोमा करने के बाद बहुत लोग को ये लगता है कि वो लैब नहीं खोल सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। खोला जा वो सकता है। आराम से खोल सकते हैं लैब। मैं जब खुद करने आया तो बहुत लोगों ने मुझसे खुद कहा कि तुम लैब नहीं खोल सकते हो, पर मैंने ये चीज़ ऑलरेडी पहले यूट्यूब पे देखी हुई थी, जी जी। तो बहुत सारे वीडियोस को मैंने मतलब और अपने दोस्तों को भी दिखाया कि हम लोग लैब खोल सकते हैं, बस हमको एक एमडी की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये लैब खोलने का जहाँ तक बात हो रहा है, लगभग क्या खर्च आ जाता होगा एक लैब डालने के लिए? आज मशीन से लेकर इक्विपमेंट जो भी उसमें यूज होता है, ये कितना अमाउंट लगता होगा? नॉर्मल लैब खोलने के लिए मे बी जितना अभी तक मेरा मानना है, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत मशीनें ले लें तो 5 लाख तक जाएगा उसमें? हाँ जाएगा, जो कि मतलब आप नॉर्मल मशीनें से, मतलब मैनुअल कुछ टेस्ट लगाइए, कुछ टेस्ट मशीन से करिए, तब अगर आपको हाईली मतलब सारी ही ऑटोमेटिक मशीन चाहिए तो 15 लाख के ऊपर ही लगेगा। अच्छा, इस कोर्स को 5 नंबर में से कितना देंगे आप? 4.5। 4.5। आप? 5 में 5 देंगे। 5 देंगे। जो नए बच्चे हैं जो इस बार पेपर देंगे, 10th 12th फाइनल करेंगे, और जिन लोगों ने ये प्लानिंग कर चुका है कि इस कोर्स में आना है, इसमें वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो उसको उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये कोर्स बहुत अच्छा है। आप मतलब इस कोर्स को अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िए, और आगे चल के मतलब इसमें स्कोप भी आने वाले टाइम में ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा जैसे कोविड आया था, कोविड में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, तो उसमें लैब टेक्नीशियन का मोस्टली काम था, क्योंकि ब्लड चेक वही करते थे, या फिर मतलब जितने भी चीज़ें होती थी वही चेक करते थे। तो आपको इसमें आगे वाले, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ही ख़राब होने वाला है, लोगों की तबीयत और ज़्यादा ही ख़राब होगी, और भी चीज़ें आएंगी, तो ये प्रोफेशन आगे चल के बहुत डेवलप करने वाला है, ये तो गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी, और अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं या फैमिली में किसी को कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर मिलता है किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।